ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਡੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ IMA ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੈਲਥ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਰੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਰੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 195 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 66ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? चलो मैं इनफैक्ट ਤੁਸੀਂ काफ़ी कुछ दस चुके हो, बट जो मेरा होमवर्क है आई लाइक टू इन्फॉर्म द व्यूअर्स जो दर्शक हम देख पाएँ। पहली गल जो आज का दिन है इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, जो कि जिसमें कि एक जिम्मेवारी दी गई है कि उसका थीम है हेल्थ इट इज़ ऑन द गवर्नमेंट। क्या मतलब? हेल्थ गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, नंबर 1। नंबर 2, बताते हुए इस दिन का क्या महत्व। इस दिन हम गवर्नमेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कोशिश करती हैं कि अपनी जनता के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए हेल्थ केयर, अच्छा क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करे। क्वालिटी हेल्थ केयर बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं अपना खर्चा खुद उठाया तो गवर्नमेंट ने व्यवस्था की, नंबर 1। नंबर 2, जो इसका थीम है UHC यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बाई 2030। हालांकि आपने कहा है कि अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट दैट आवर कंट्री स्टैंड 66, जो लैंसेट इंडिया है दैट रैंक्स इंडिया 145 आउट ऑफ 195। दिस व्हाट इज माय इंफॉर्मेशन। अगर जो अच्छे देश हैं, तो वर्ल्ड के जो बेस्ट देश हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये बेहतर आंके जाते हैं। जापान बेहतर आंके जाते हैं। इन द अमंग द एशियन नेशन, जो थोड़े एशिया के देश ने, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान आर अमंग द बेस्ट। इंडिया की अमंग स्टेट्स, केरला इज़ द ओनली स्टेट जिसमें 100% लिटरेसी भी है और हेल्थ जो यूनिवर्सल हेल्थ है वो बेस्ट मानी जाए। अब आ गया हमें करना। नंबर 1, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसको खाली सरकार पे नहीं छोड़ा जा सकता। कहने का मतलब हमारी खुद की जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। मुझे अपनी सेहत सुधारनी है। कैसे? गवर्नमेंट हर चीज़ प्रोवाइड करती है ऑल अक्रॉस इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, हालांकि थोड़ी कम हो सकती हैं। लोग अक्सर शिकायत करेंगे, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल जाते हैं तो इतनी भीड़ें हैं, हम कहाँ से करें? तो हमेशा पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप इज द ऑर्डर ऑफ द डे। खाली गवर्नमेंट पे छोड़ना सर गलत है। इट इज़ पब्लिक और पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप जो आने वाले समय में डिसाइड करेगी। तो हेल्थ केयर होती है, इस प्राइमरी हेल्थ केयर हिंदुस्तान के हर छोटे छोटे गाँव में या तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर्स होते हैं जहां हेल्थ केयर मिलती है। कितनी मिलती है? लॉट मोर इज डिजायरेबल। जहां तक बात है इम्यूनाइजेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मैटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ अच्छी रहेगी तो पूरे परिवार की हेल्थ। तो एक बड़ा सेक्टर ऐड हो गया, इसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक केयर। हमारे देश में अभी तक हमारे देश को जवान देश माना जाता है। जो बिलो 20 ईयर्स वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट 20 ईयर्स में हमारे देश में बड़े बूढ़ों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ऑलमोस्ट 2040 और 45 तक 20% ऑफ इंडिया विल बिकम इन सीनियर सिटीजन कैटेगरी। तो जियाट्रिक केयर बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आम जनता को इन्फॉर्म करना पसंद करूंगा, काइंडली डू नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट लोन। मेरी सेहत मेरी जिम्मेवारी है। मैं टाइम पे उठता हूँ, जंक फूड नहीं खाता, अपनी फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, बैलेंस फूड खाता हूँ। तो मुझे आप सोच के देखो, आज से 50 साल पहले हेल्थ पे हम 2 पैसे भी खर्च नहीं करते थे, ठीक ही रहते सीखे। आज वो नहीं। ये क्यों बदलाव आया है? लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं कर रहे? मेरा देश एक ऐसा महान देश है जहाँ आज भी इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, आज भी मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया होते हैं, और साथ साथ दूसरी कैटेगरी है
जिसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिसमें जी बड़ी बीमारियां क्या हैं? मोटापा। जी दिल्ली हिंदुस्तान की 40 करोड़ आबादी को कहा जाता है कि बहुत ही समृद्ध है, मिडिल क्लास। उनमें कौन सी बीमारियां हैं? मोटापा, शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, हार्ट डिसीजेस। तो इससे लड़ने के लिए सरकार क्या करेगी? तो आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। जी आपकी फिटनेस की जिम्मेवारी सरकार नहीं करेगी, आपको पास जाना ਜੀ पड़ेगा। ਚਾਵਲਾ ਜੀ आपको ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਲਥ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਬੈਡਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਬੈਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ WHO ਜਾਂ ਫਿਰ UN ਦੇ ਜੋ ਨॉर्म्स ने उसਨੂੰ फॉलो करें तो। जी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि मैं लगभग ऑलमोस्ट टू डिकेड्स कह सकते हैं, 2 दशक से मैं हेल्थ से जुड़े हुए विषयों पे लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, और बहुत सारे देश के सारे जो बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत होती रहती है, तो हेल्थ में काफी लंबा मेरा अनुभव है। ये बात सच है कि अभी तक हम लोग यहाँ पे कहा जाता था कि 3 बेसिक नेसेसिटीज होती हैं इंसान की: रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ऐसा है नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। और जैसा कि अभी आपने भी बताया, हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि चीज़ें जो हैं अच्छी तो हुई हैं वक़्त के साथ, लेकिन क्या है कि जितना ज़रूरत है उतना नहीं हो पाया है। मान लीजिए एक मोटा-मोटा आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में लगभग अभी फ़िलहाल 10 लाख मेडिकल एक्सपर्ट्स, मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, उनकी कमी है। 20 लाख नर्सों की कमी है। तो ये कमी पूरी कहाँ से होगी? अगर हम देश के अंदर 10, 20, 50 मेडिकल हॉस्पिटल खोल भी लेंगे तो ये तुरंत कमी दूर नहीं होगी। तो ये बात सच है कि एक तरफ जहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल जो आपकी एजुकेशन है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिस पे बातचीत नहीं होती है अक्सर। हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट महँगा है। ट्रीटमेंट महँगा क्यों है? क्योंकि जो आपकी मेडिकल की पढ़ाई है वो भी बहुत महँगी है। ठीक है? तो ऊपर से क्या है जी कि कंपटीशन इतना तगड़ा है कि एक सीट के लिए हज़ारों बच्चे बैठते हैं। तो ये भी दूसरा मसला है। हमारे पास आबादी तो है, लेकिन उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे में जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, चावला साहब, वो बहुत सही बात कह रहे थे कि हमें गवर्नमेंट पे कुछ चीज़ें तो हम छोड़ सकते हैं। अगर बेसिक ने जो हमने शुरुआत में देखा कि किस तरीके से लोग एम्बुलेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है, तो डेड बॉडी को ले जाने के लिए भी अगर किसी को वाहन नहीं मिले या पत्नी से कहा जाए कि उस बेड को साफ करना है, तो इससे ज़्यादा इनह्यूमन नहीं हो सकता कि जहाँ पे उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, उस बेड को उसको क्लीन कराया जा रहा है। तो ये वाली चीज़ों पे ज़रूर सरकार को आगे बढ़कर कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे बनाने चाहिए, जहाँ पे कि जब कोई आप अपने घर का किसी को खो देते हैं या वो इस कंडीशन में होता है कि उसकी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं होती है, तो वहाँ पे इस तरह का इनह्यूमन जो बिहेवियर है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी सच बात है कि जब तक हम लोग खुद अवेयर नहीं होंगे, जहाँ तक हम कर सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नौबत वैसी पहुँचे ही नहीं कि हमें अस्पताल की ज़रूरत पड़े। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें अपनी सेहत का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि सरकार को करना चाहिए, वही है कि हमें जो मेडिकल हमारी जो एजुकेशन है, हेल्थ से जुड़ी हुई जो मेडिकल एजुकेशन है, उसको थोड़ा अफोर्डेबल करना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके लिए कि बहुत बड़े एक एक्सपर्ट हेल्थ एक्सपर्ट या कह लीजिए कि मतलब स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती अमूमन। कुछ बीमारियाँ हैं, हार्ट से जुड़ी बीमारियाँ हैं, लंग से जुड़ी बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है, ये स्पेसिफिक बीमारियाँ हैं जिनके लिए कि आपको एक अच्छे एक्सपर्ट की या एक कहते हैं ना जिसे स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। छोटी-मोटी जो बीमारियाँ हैं, उनको हमारे जो आस-पास के, हालाँकि ये कथन मेरा नहीं है, देश के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर देवी शेट्टी। उनका ये मानना है, मैंने एक बार उनसे काफ़ी लंबी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बाद में इस बारे में काफ़ी कई बार रेज़ भी किया अपनी वॉइस कि अगर जो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो दूसरी पैथीज़ हैं, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनको भी हम इसमें शामिल कर लें और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें एलोपैथी के साथ-साथ दूसरी पैथीज़ के डॉक्टर्स को भी जोड़ा जाए, तो ये जो स्कार्सिटी है ना, कमी है जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की, खासकर जो छोटी बीमारियाँ हैं, उससे काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है।
ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੂਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ अच्छा है और बहुत ही व्यवहारिक है। देयर इज नो डाउट इंडिया हैज़ द फाइनेस्ट डॉक्टर्स। आप क्लिनिकल इक्विपमेंट की बात करें तो यू शुड बी वेरी हैप्पी। द इंडियन डॉक्टर्स आर द बेस्ट स्किल्ड डॉक्टर्स ऑन अर्थ, मच बेटर देन द वेस्टर्न डॉक्टर्स। बट ये भी सच है हमारे यहाँ कमियाँ हैं। जो गवर्नमेंट पर आपने ग्राफिक्स में दिखाया दैट इंडिया इज स्पेंडिंग ओनली 1.8% ऑफ इट्स जीडीपी, विच इज far less. Switzerland spends 14%, America spends 10%, जापान spends 10%. आप 1.8 से सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अस्पताल बन जाएगा तो डॉक्टर को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे, तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे तो मेडिकल इक्विपमेंट के पैसे नहीं होंगे, तो ड्रग्स की शॉर्टेज होगी। तो कहीं ना कहीं ऑल्दो वी हैव द एक्सपर्टीज, बट वो हमारे लोगों को देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो डाउन द लाइन टू सेक्टर्स, जैसे कि मैडम जनरल प्रियंका ने कहा कि हमें अपने एजुकेशन पे और हमें अपनी हेल्थ पे तो वो आउटले बढ़ाना पड़े। एजुकेशन इज नॉट आवर फोकस। हमारे बच्चे दूसरे देशों में जाके दे एक्सेल, लेकिन वही बच्चे हाय वहां रहते हैं तो नंबर भी चंगे आ गए, मैंने जॉब नहीं मिली, डिमोरलाइजेशन। तो बात फिर घूम घुमा के एक ही चीज पे आ गई, सिस्टम। जी, द सिस्टम मैनेजमेंट नीड्स टू बी बेटर। आप Right. कहोगे सिस्टम में तो मैं उसका हिस्सा भी हूं, उसको बनाने वाला भी हूं, बट मैं आपने बात की है मेडिकल टूरिज्म। People from not only Africa and Middle East come to India. Sometimes people from Europe and America also to come to India. तो कहते हैं जी उत्थे ते कार्डियक बाईपास ਹੁੰਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ 2-3 ਲੱਖ। कहने का मतलब we are providing the best facilities for our people. We have the expertise, we have the skill, we have the best hospital and doctors, but we will finance them, or we need funding. तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आह्वान है, भाई फालतू के खर्चे बंद करो और काइंडली स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। ਜੀ इफ ਬਿਲਕੁਲ। आवर ਜਾਮਲਾ ਜੀ, कंट्री ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, MBBS ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ, आई थॉट ऑफ इंटरवीनिंग टू क्लैरिफाई सर्टेन थिंग्स। जी। इसमें कोई शक नहीं है, आयुष्मान भारत एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, बट वी हैव कम टू नो, आई थिंक मैडम जर्नलिस्ट प्रियंका विल इस बात का जवाब देंगी, इट इज देयर आर टू मेनी इरेगुलरिटीज। उसमें मैं बता दूं, उसमें थोड़ा सा इट इज नॉट डॉक्टर फ्रेंडली। कैन यू इमेजिन ए सिजेरियन सेक्शन, जैसे बच्चे हुए सर्जरी की जाती है, उसमें द नर्सिंग होम गेट्स ओनली 6,000 रुपीज। कैन यू एक्सपेक्ट क्वालिटी? तो मेरी अपील है हिंदुस्तान सरकार से, मेक इट मोर प्रैक्टिकल और मोर क्वालिटी केयर, और उसमें मिस जो इरेगुलरिटीज हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कई काम हो ही नहीं रहे, सिर्फ बिल्स बन रहे हैं, एंड मैनी पीपल आर अवेयर। नंबर 1। नंबर 2, जो बात की गई जेनरिक मेडिसिन की और ब्रांडेड मेडिसिन की, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि 4 लाख डॉक्टर्स की संस्था है, जो कि मॉडर्न मेडिसिन के सिस्टम के डॉक्टर्स हैं, उनकी एक ही अपील है सरकार से, इन इंडिया, इन वर्ल्ड ओवर, एक तब किसी भी देश में जो एक दवाई बनती है उसकी एक ही क्वालिटी बनती है, चाहे वो ब्रांडेड होगी चाहे वो जेनरिक। लेकिन हमारे देश में जो ब्रांडेड है वो कंपनियों के प्राइसिंग उनके हाथ में है, वो जितना मर्जी माल बेच सके जैसा मर्जी, ये एक गलती है। और जो जेनरिक हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल उतना नहीं हो पाता। आप कभी कहना बड़ा आसान है कि जेनरिक कॉस्ट बहुत कम है, बट जेनरिक मेडिसिन इवन हम भी जो जाने माने डॉक्टर्स हैं, जो खुद भी लेनी पड़ जाए तो हम उसको कहेंगे नहीं यार, उससे उतना उसका जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है वो उतनी अच्छी नहीं होती,
जो उसकी ਜੀ बायो ਚਾਵਲਾ अवेलेबिलिटी ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿयंका जी। जी। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने रेज़ किया है। ये सवाल उल्टा मेरे मन में भी था और मैं चाहती थी कि डॉक्टर चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जो मेरा कंसर्न था, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन कई बार मैंने भी जाकर के खुद से भी चेक करने के लिए भी और इस्तेमाल करने के पर्पज़ से मैं गई, और आईएमए के हेडक्वार्टर में दिल्ली में वहाँ पे भी एक मतलब रहा है सेंटर, वहाँ से भी ली। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ बहुत बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर से बात की इस बारे में कि ये दवाइयाँ ली हैं, तो जो भी डॉक्टर साहब ने बोली, ये सेम ही फीडबैक मेरे पास था। तो ये एक अलग मसला है कि जेनेरिक मेडिसिन में जो सॉल्ट है उसकी वो क्वालिटी नहीं है, या फिर उसकी जो जिस क्वालिटी चेक की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, तो दैट इज नॉट अप टू मार्क। तो ये बड़ा कंसर्न है। अब चूंकि ऑफ कोर्स मैं एक मेडिको एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे कि ये जो सवाल है, उन्होंने खुद बोला भी है ये चीज कि जब हमें खुद लेना पड़ता है तो हम लोग अवॉइड करते हैं। जी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है कि एक ऐसी चीज को प्रमोट किया जाना जो कि अप टू मार्क ही नहीं है, फिर या उसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। राइट। तो या तो ठीक है, ये बात सही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैसिलिटी पहुंचे, लेकिन वो इफेक्टिव भी होनी चाहिए, वो ਜੀ पूरी तरीके से ਚਾਵਲਾ उसका ਸਾਹਿਬ प्रभाव होना चाहिए। ਖੈਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਗੁੱਡ। टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं 3 पॉइंट्स रेज किए ने। पहला, मैं दोबारा कह दूं, वी वांट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैव ओनली वन क्वालिटी इन इंडिया, वेदर जेनरिक और ब्रांडेड। अगर ये हो जाए, आप सोच के देखो, तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। जो ब्रांडेड जो जो जेनरिक मेडिसिन है, इसको आम जुबान में हम लोकल मेडिसिन कहते हैं, उसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही खराब है। आप जो एसेंशियल बीमारियां, हमारे से मरीज कोई पूछता है, डॉक्टर साहब मैं ए खावा क्यों खावा, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਵਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਫॉर डायबिटीज, मेडिसिन फॉर कैंसर, मेडिसिन फॉर इनफर्टिलिटी, मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर, मेडिसिन फॉर हार्ट डिसीज, कभी भी आप जो सो कॉल्ड जेनरिक ना लेके ब्रांडेड लो, ताकि आपको श्योरिटी मिले कि बायो अवेलेबिलिटी, उसकी प्रिजर्वेशन, का हाफ लाइफ समझ। नंबर 1। नंबर 2, जो बात की गई कि जो अनडिजायरेबल सर्जरीज हुई हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पहले जो एक औरत की शादी होती थी 18 साल पे, 19 से 20 साल पे बच्चा हो जाता था। आज की तारीख में जो औरत की शादी होती है 30 साल पे, 31-32 साल पे बच्चा पैदा होता है। औरत कहती है भाई मैंने दर्द नहीं होना चाहिए। औरत कहती है कि ये बच्चा मेरा खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो मोस्ट वीमेन आर डिजायरिंग, मिस्टर डॉक्टर डोंट टेक ए रिस्क, मुझे अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए, तो जो करना है कर लो। आप सोच के देखो, द प्रेशर ऑन मेडिकल प्रोफेशन इज वेरी हाई कि डॉक्टर साहब बच्चा भी होना चाहिए, बच्चा खराब भी नहीं होना चाहिए, और दोबारा मैंने मौका मिलना मिले। दिस प्रेशर यू आर टॉकिंग ऑफ कि अनडिजायरेबल सर्जरीज क्यों होती हैं। मैं मानता हूं कुछ हद तक कमर्शियल एलिमेंट भी आ सकता है, बट आज का जो आम आदमी है हिंदुस्तान का, वो कहता है आई एम रेडी टू पे, मुझे बेस्ट दो, मेरे गोडे ऐसे चलना चाहिए, मैं 75 साल पे भी ऐसे चलूं जैसे 25 साल के लड़के रहे। उसके लिए जो आपने बात की, जो ज्वाइंट सर्जरी ज्यादा हो रही है। सेम इज ट्रू फॉर हार्ट। ऐसे लोग हजारों मिलेंगे आपको, 3 बार बाईपास हो चुका है, 75 साल का आदमी ऐसे चुस्त जिंदगी काट रहा है। तो लोगों की डिमांड बढ़ गई। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟੀਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਨੀ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ कि वो सब सेंटर जी मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन है, वो इंपोर्ट करेगा भारत तो? प्लीज सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है, हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से होती है। जो मेडिसिन जन आयुषी सेंटर पे सप्लाई की जाती है वो अलग है, जो एक्सपोर्ट की जाती है टोटल अलग है। उनको पता है एक्सपोर्ट लैंड करते ही पहले सारे टेस्ट होंगे। जो विदेश हैं, पर्टिकुलरली यूरोपियन नेशंस, अमेरिकन नेशंस, वो कभी भी बिना टेस्ट के दवाई को अंदर ही आने देते। कहने का मतलब दे हैव वेरी स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग टेस्ट्स, जो कि उसके बिना वो अंदर ही नहीं जा सकते उस देश के अंदर। तो अंडरस्टैंड करो, मेरे देश में, मेरे भारत देश में हम इतनी सख्ती अभी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक तो देश बड़ा है, तो लोगों की डिमांड अलग अलग किस्म की हैं, लोगों के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत कम है। तो मैं तो कहता हूँ मेरा भारत कल बेहतर बने, हम अब दूसरे देशों से बेहतर बने,
लेकिन जी उसके लिए हमें प्रैक्टिकल पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी विच शुड बी फ्रेंडली टू ऑल, टू द जी पेशेंट, टू द डॉक्टर, टू द पब्लिक, टू एवरीवन। ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਤਿੰਨ- ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ- ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਵਧੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਧੀ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਨੇ? तीन चार मोटे मोटे सवाल ने, शायद प्रोग्राम का टाइम घट बचा होगा, मैं कम शब्दों में बोलूँगा। पहले मैं दोबारा बता दूं, मेरा पर्सनल मत भी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मत एक ही है, लेट देयर बी ओनली वन क्वालिटी इन इंडिया। एक कॉलर ने सिप्ला कंपनी की बात की थी। मोस्टली जो जन औषधि सेंटर में सिप्ला का माल नहीं बिकता, इट इज ऑफ मच लेसर कंपनीज जिनकी की क्वालिटी पे बहुत कुछ सवाल है। इसका मतलब हम गवर्नमेंट को अपील करेंगे, इन इंडिया एज इन मैनी यूरोपियन नेशंस एक ही क्वालिटी बन, चाहे वो जेनरिक में ले लो या ब्रांडेड, उसमें ये दुविधा खत्म। नंबर वन। नंबर टू, जो सवाल पूछा गया कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया है कि टीके क्यों लगाए गए थे। मत भूलिए, उस टाइम जो ये पेंडेमिक था उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था, जो मोस्टली वैक्सीन मेकिंग कंपनीज को जो अप्रूवल था वो सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल था। एक वैक्सीन को डेवलप होने में 5 से 10 से 15 साल लगते हैं, वो हमें वैक्सीन बनानी पड़ गई 1 सवा साल में। क्यों? दबाव था, लोगों का पैनिक था, कुछ लगाओ कुछ लगाओ। आपका पूछना क्या इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, तो मैं दोबारा कहूँगा, अंडर सस्टेन्ड मीडिया प्रेशर शायद कभी कुछ ऐसी बातें बाहर निकली हैं, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा ऐसा कोई मोटा मोटी नुकसान नहीं है। अगर हमारी पहली वेव के बाद जो दूसरी वेव बड़ी पावरफुल आई थी, उसके बाद तीसरी वेव और चौथी वेव दब के रह गई कोरोना की, वो इसलिए थी कि हमारे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 225 करोड़ टीके लगे थे, इंडियन वैक्सीन वाले भी और जो एक्सपोर्ट से वैक्सीन आई थी उनका भी। तो इसलिए उस पर अननेसेसरी वहम करना, एक नई कंडीशन है, उसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड। हर आदमी जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो दिमाग की कंडीशन या पेट की कंडीशन या किडनी की कंडीशन या हार्ट की कंडीशन, हर चीज के लिए कोरोना को दोष दिया जाता है। मैं कहूंगा ऐसा प्रूवन फैक्ट नहीं है। स्टडीज आर स्टिल ऑन, लेकिन ये कहना सरसा गलत होगा कि यस कोरोना ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। हम वो हिंदुस्तानी या वो वर्ल्ड सिटीजन नहीं रहे जो कोरोना से पहले थे। बट अभी तो और कोरोनास बहुत आने हैं, मानव जाति का वो कीटाणु की लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए अपने खान पीन का, अपने फिटनेस का, अपने मेंटल स्ट्रेस का ख्याल दीजिएगा। ये जो पहले हो चुका है उस पर ज्यादा शक किया करना थोड़ा सा गलत। तीसरा सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है कि ये वर्ड जो हमारा कमिंग टू द वर्ड ये यूनिवर्सल ह्यूमन हेल्थ कवरेज डे, इस पे हमें अपने चैलेंजेस देखने हैं। आपने बड़ी आसानी से कह दिया इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल फॉर डायबिटीज, इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल फॉर हाइपरटेंशन, इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल फॉर एवरी डिसीज, फॉर ट्यूबरकुलोसिस आल्सो, फॉर लेप्रोसी आल्सो, फॉर ब्लाइंडनेस आल्सो। ये हमारा चैलेंज। इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे में हमें बात करनी चाहिए, कोविड इंडिया मीट दिस चैलेंजेस, कोविड द पीपल कॉपरेट। लोगों के कॉपरेशन के बिना, लोगों के सहयोग के बिना ये चैलेंजेस हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा, आज से 50 साल पहले याद करके देखो, हमारे घर में 2 पैसे खर्च नहीं होते थे स्वास्थ्य पे, आज हम इतना खर्चा करते हैं। इफ ओनली हर हिंदुस्तानी ठान ले कि मैं टाइम पे उठूंगा, टाइम पे खाना खाऊंगा, जंक नहीं खाऊंगा, फिटनेस पे ध्यान दूंगा, स्ट्रेस नहीं करूंगा, पॉजिटिव रहूंगा, तो बिलीव मी वी विल नॉट नीड द गवर्नमेंट टू हेल्प मी। हम खुद सक्षम बन जाएंगे। ਜੀ I think with this ਜੀ is with ਚਾਵਲਾ this kind of ਸਾਹਿਬ, attitude- ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, नो ਪਰ नो 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 जो एक्सपेंसिव इंजेक्शंस हैं, मोस्टली जो आंखों के पीछे का पर्दा होता है, रेटिना, उसके लिए होते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह के लिए होते हैं। एज फार एज माय नॉलेज गोज, द आयुष्मान कार्ड डज नॉट कवर इट। इस सच एक्सपेंसिव इंजेक्शन, 68 साल के इंजेक्शन आयुष्मान कार्ड में कवर्ड नहीं है, एज फार एज माय नॉलेज। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सुधार की ज़रूरत है। कह सकते हैं कि अगर हम लोग पहले टाइम से कंपेयर करें तो काम तो हुआ है, नो डाउट। लेकिन चैलेंजेस क्या है हमारे सामने कि हमारी जो जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जितना काम होता है उतना ही
ज़रूरत बढ़ती चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, जो एक सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ की बात होती है, सुविधाओं की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, तो वो सब कुछ खास सेंटर्स पे हैं। कोई भी बड़ा ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, तो सबको दिल्ली जाकर के लखनऊ में जाकर के या फिर मुंबई ना बड़े शहरों में जाकर बी इवन मतलब ए या बी क्लास के जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पर सब कुछ है। तो अगर इसको डिसेंट्रलाइज़्ड कर दिया जाए, यानी जो छोटी जगह है, वहाँ तक भी अगर सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ इलाज की सही, तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो पूरा का पूरा रश बाहर से आता है, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर देता है किसी भी शहर को। मजबूरी में लोग आते हैं दूर से इलाज कराने के लिए, फिर यहाँ रहते हैं, तो वो एक शहर के ऊपर जो बड़ा शहर है, उस पे एक ऑलरेडी प्रेशर बनाता है हर तरह के, उसके ऊपर एक बर्डन बोझ आता है। दूसरा क्या है कि जब यही सुविधाएँ वहाँ चली जाएँगी, तो ऑफ कोर्स लोगों के लिए जो इलाज है, वो ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। तो उसका जो है खर्चे भी कम होंगे, तो हर किसी को इलाज मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए सबसे पहले कि डिसेंट्रलाइज़्ड किया जाए इलाज को। दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हम लोग बात करते हैं, कहीं न कहीं जैसे कभी-कभार सरकार कुछ स्टेप्स भी उठाती है। स्टेंट की अगर हम लोग बात करें, जो कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया, हार्ट के इश्यू सबको मतलब बहुत बहुत कॉमन, सबको तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी कॉमन है। तो गवर्नमेंट ने कैपिंग किया है स्टेंट के लिए कि भई ऊपर इससे ज़्यादा रेट नहीं ले सकते। तो अब लोगों ने क्या किया, हॉस्पिटल्स ने क्या किया और या फिर डॉक्टर्स कि अगर वहाँ पे आपका स्टेंट का रेट कैपिंग कर दिया गया, उससे ज़्यादा रेट नहीं ले सकते, तो बाकी चीज़ों में जो अस्पताल के अंदर मतलब आपका जो सर्जरी हो रही है, प्रोसीजर हो रहा है, वो आपको जो भी सामान लग रहा है, उसका उस सब का रेट बढ़ा दिया गया। और ये सारे एक्सपीरियंस ही मैंने खुद ने देखे हैं या फिर मैंने जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग जिन्होंने फेस किया उनसे बात की है। यहाँ तक कि इवन हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो भी कई बार ऑफ द रिकॉर्ड, चावला साहब भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। पता नहीं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे या फिर नहीं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की बातें बताते हैं कि इस सब का कोई बहुत फायदा नहीं है। तो आई थिंक 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो जो है कि सुविधाएँ छोटी जगह तक भी पहुँचे, सरकार इसके लिए काम करे और दूसरा जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, जो महँगे इलाज हैं या दवाइयाँ हैं महँगी, उनका जो रेट है, उसकी कैपिंग के लिए, उसकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ कड़े कदम ज़रूर उठाए जाने चाहिए। ਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। मोटा माटी डॉक्टरों पे इल्ज़ाम ज़्यादा हैं, बट डॉक्टर फिर भी इंडियन डॉक्टर्स आर द बेस्ट ऑन अर्थ, इन हॉस्पिटल्स आर द बेस्ट ऑन अर्थ, डूइंग देयर बेस्ट। वी हैव टू मीट द चैलेंजेस विद पीपल सपोर्ट, इसमें कोई शक नहीं है। द गवर्नमेंट नीड्स टू रेगुलेट एवरीथिंग। कमर्शलिज्म है, मैं इसको इनकार नहीं करूँगा, कोई इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, उनको कैप करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, मेडिकल काउंसिल्स हैं, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, बट टुगेदर वी कैन मेक इंडिया ऑन दिस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। वी ऑल आर कमिटेड एंड प्लेज्ड टू टेक कि हमें इंडिया को आगे लेके जाना है, वो हम करेंगे। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।